स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। शामली से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। मौलाना साद के ठिकाने पर पहुंची है दिल्ली पुलिस। मौलाना साद का फार्म हाउस है शामली में और तबलीगी जमात का प्रमुख है मौलाना साद। उसी के फार्म हाउस में अब दिल्ली पुलिस पहुंची है। तबलीगी जमात के जलसे से देश भर में फैला था कोरोना और अब साद की तलाश में शामली पहुंची है दिल्ली पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शामली पहुंची है दिल्ली पुलिस। मौलाना साद के ठिकानों पर दबिश दे रही है और हम आपको बता दें यहां पर शामली में मौलाना साद का फार्म हाउस है जहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली पुलिस पहुंची है शामली मौलाना साद को पकड़ने के लिए या फिर वहां पर किसी तरह की कोई सूचना पुलिस को मिली है? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो दिल्ली वहां पे शामली स्थित फार्म हाउस पे पहुंची है और वहां इन्वेस्टिगेशन करने के ख्याल से वहां पे पहुंची है। हालांकि वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे जो पीपीई किट होते हैं वो बाकायदा उसको पहनने के बाद वहां पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जिससे कि कोरोना वायरस जैसे संदिग्ध जो संक्रमण है वो वहां पे ना हो सके। और इसके साथ साथ वहां पर जो घर के अंदर जो फार्म हाउस है शामली स्थित मौलाना साद का, उसके अंदर तफ्तीश करेगी और वहां पर तमाम जो तमाम कंप्यूटर हैं या जो उनके पर्सनल जो सामान पड़े हुए हैं उसको खंगालने का प्रयास करेगी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि वहां पे मौलाना साद नहीं है, क्योंकि मौलाना साद पहले ही वो अपनी बात को वो अपने वकीलों के माध्यम से स्पष्ट कर चुका है कि वो क्वारंटाइन है और दिल्ली में ही स्थित है। और इस मामले पर उसके जो पुत्र है, मौलाना साद के पुत्र हैं, वो भी इस मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बता चुका है। लेकिन मौलाना साद से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन के मामले पर अब तमाम जो जांच पड़ताल करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंची है और वहां पहुंचने के बाद तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में वहां से कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगालने के बाद इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी दी जाएगी और इसके साथ साथ हो सकता है कि इस मामले की जानकारी ईडी के साथ भी साझा किया जा सकता है, क्योंकि ईडी इस मामले की साथ में तफ्तीश कर रही है। और आज देखना लाजमी होगा कि आज शामली स्थित फार्म हाउस से क्राइम ब्रांच की टीम को क्या क्या जानकारियां मिल पाती हैं, किन किन सबूत जो है वो वहां से मिल पाते हैं और साथ खास तौर पर वहां से तमाम जो एक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है बकायदा वो वहां पे पहुंची है, जो वहां पर तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल शंकर, हमने साद को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, लगातार साद को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि समय समय पर उसका एक ऑडियो वायरल होता है, ऑडियो निकलकर सामने आता है, वो क्वारंटाइन है, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन क्या अब तक कुछ पता लग पाया है कि वो कहाँ है, क्या है? और आज जिस तरह से उसके फार्म हाउस पर पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, किस तरह के सबूत और साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश है इनकी? देखिए, इतना स्पष्ट है कि जब से मौलाना साद का मसला आया है उसके बाद कई जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन के मद्देनजर, इतना तो स्पष्ट है कि मौलाना साद शामली स्थित जो फार्म हाउस है वहां पर नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मौलाना साद का जो इतिहास है, जो उसका जो एक बैकग्राउंड है, उसको भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि किन किन लोगों के संपर्क में रहता था, किस तरह की एक्टिविटी करता था, किस तरह से बाकायदा अवैध तौर पर संपत्तियों को जमा किया गया था या नहीं। तो उससे जुड़े हुए तमाम जो उसका एक इतिहास है, जो पूरा बैकग्राउंड है, उसको तलाशेगी अब क्राइम ब्रांच और उसी के आधार पर आगे बिल्कुल। तो इन्वेस्टिगेशन करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए शामली के फार्म हाउस पहुंची है। साद का फार्म हाउस है यहाँ पर और शहनवाज हमारे साथ शामली से जुड़ रहे हैं। शहनवाज, वहां पर कितने लोगों की टीम पहुंची है दिल्ली क्राइम ब्रांच की और किस तरह की जांच चल रही है और कितने देर हो गए हैं क्राइम ब्रांच को वहां पहुंचे हुए? देखिए नीलू, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो शामली पहुंची है। मौलाना साद के आवास पर जो है उनकी गाड़ी पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम जो है वो शामली में मौलाना साद को जो आवास है वहां पर रुकी है। लगातार जो है जो अंदर वहां पर लोग थे उनसे जो है बातचीत कर रही है। मौलाना अगर टीम की बात की जाए तो 10 मिनट पहले जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और बंद कमरे में लोगों से वहां पर जो है बात की जा रही है। जो मौलाना साद के मकान में अंदर मौजूद थे, जो उनके चचेरे भाई थे या जो उनके परिजन है,
उनसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। हर पहलू से जो है, हर तरीके से उनसे जो है पूछताछ करने में जुटी है, ताकि कोई सबूत जो है मौलाना साद के बारे में जानकारी मिल सके या कोई सबूत उनके बारे में जो है यहाँ से प्राप्त हो सके। उसी को लेकर के क्राइम ब्रांच लगातार जो है यहाँ पर पहले भी, इससे पूर्व में भी जो है 2 बार दबिश के लिए आई थी, लेकिन मौलाना साद नहीं मिले थे। आज भी मौलाना साद की सूचना मिल रही है कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्राइम ब्रांच की जो टीम है, ये जो कांडला पुलिस है, जो शामली पुलिस है, वो लगातार जो है अड्डे पर मौजूद है। जो मौलाना साद का यहाँ पर फार्म हाउस है वहां पर मौजूद है और मौलाना साद को के बारे में जो है जानकारी जुटा पा रही है। बिल्कुल शहनवाज, वहां पर साद नहीं है, लेकिन फिर भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश में क्राइम ब्रांच वहां पर पहुंची है। शंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, बार बार ये कहा जा रहा है कि साद की खोजबीन चल रही है, लेकिन साद ना तो सामने आता है और ना ही अभी तक पुलिस के शिकंजे में आ पाया है, क्योंकि लगातार तबलीगी जमात से जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और उसके बाद साद कहीं छिप गया है। तो क्या वो दिल्ली में ही है? कुछ इस बारे में जानकारी लग पाई है या फिर वो दिल्ली से बाहर जाने में सफल रहा है? देखिए, इतना स्पष्ट हो चुका है कि जब से तबलीगी जमात और इस मामला मौलाना साद से जुड़ा हुआ मामला दर्ज हुआ है, इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि ये मामला अब सिर्फ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तक सीमित नहीं है। अब ये मामला एक तरह से उससे संबंधित मौलाना साद से जुड़े हुए तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी खंगाला जा रहा है कि मौलाना साद किन किन लोगों के संपर्क में रहता था। अगर फॉरेन की अगर बात करें, विदेशी लोगों की बात करें, तो कौन कौन से विदेशी लोग थे जिसके संपर्क में ज्यादा वो जुड़े हुए थे, किन किन लोगों के साथ किस तरह से बातचीत होती थी, उन तमाम चीजों को भी जांचना यहाँ पे जरूरी होता। और अगर बात करें मौलाना साद की अगर बात करें, तो दिल्ली पुलिस की जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मौलाना साद इस वक्त में दिल्ली में ही मौजूद है। लेकिन अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद मौलाना साद की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इस मामले पर इंतजार कर रही है कि मौलाना साद खुद से आकर अपने आप को सरेंडर करे। और जिस तरह से मौलाना साद को कहा गया था कि आप सबसे पहले अपना जो कोरोना का इलाज करवा रहे थे, जैसा कि मौलाना साहब खुद कह रहा था कि क्वारंटीन है, तो उसके बाद जाकर किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइए और वहां पर अपने टेस्ट करवाइए और टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट की कॉपी के साथ साथ आप भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचिए और वहां पहुंचने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कीजिए। नहीं तो आपके खिलाफ जो औपचारिक तौर पर सारी तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी और वो कार्रवाई जो होगी एक बड़े आरोपी और बड़े शातिर अपराधी के तौर पर उसकी तो शंकर, क्या जिस तरह से लगातार आप बता भी रहे हैं और संकेत भी जिस तरह से मिल रहे हैं, अभी सिर्फ क्राइम ब्रांच तक ये मामला नहीं रह गया, अब ईडी भी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और क्या इसी को लेकर ये तमाम छानबीन चल रही है कि आज शामली पहुंची है, फार्म हाउस और कई चीजों को तलाशने की कोशिश है ताकि उसके तबलीगी जमात से कोरोना संक्रमण के मामले से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक को देखा जाए और फिर उसके बाद किसी तरह की कार्रवाई के नतीजे पर पहुंचे? निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर मौलाना साहब की अगर बात करें, तो दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो मामला दर्ज किया है, उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने उस मामले को दर्ज किया और ईडी जो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, यानी कि किस तरह से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, किस तरह से बकायदा उसके संबंध है, किस तरह से पुराने मामलों की जानकारी है, तो उसको बकायदा ईडी खंगाल रही है। तो जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको निश्चित तौर पर उसका आधार बनाते हुए ईडी भी उस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि मौलाना साहब काफी पैसे वाला है, उसकी काफी संपत्तियां हैं, तो अब ईडी उस मामले में जांच कर रही है कि ये तमाम जो संपत्तियां बनाई गई हैं, क्या ये अवैध तौर पर बनाई गई हैं या वैध तरीके से बनाई गई है। इसके साथ साथ देश में और विदेशों में कहां शंकर, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लगातार इस मामले में क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व है, दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ईडी भी इसको लेकर अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी वो भी देख रही है, लेकिन मौलाना साद की बात करें तो दिल्ली में ही हो सकता है, समय समय पर ऑडियो भी जारी कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि उन तक अब तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच पाई है या फिर कुछ पता नहीं लगा पाई है? क्या जानबूझकर इसमें थोड़ी सी नरमी दी जा रही है कि सबूत इकट्ठा कर लिया जाए फिर उसको पकड़ा जाए, या फिर थोड़ा वक्त दे रही है साथ को? किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ रही है आगे? देखिए, शुरुआती जो स्ट्रेटेजी थी दिल्ली पुलिस की ये थी कि 14 दिनों का वक्त दिया जाए और 14 दिनों के अंदर में अगर वो क्वारंटाइन अपने आप को करने के बाद इस मामले पर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना मेडिकल जांच करवाए और उससे संबंधित चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस मामले की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस को दे और उसके बाद दिल्ली पुलिस उस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो उस मामले पर देखना लाजमी होगा कि उसके बाद
क्या उसके बाद कार्रवाई करना है या नहीं करना है, या कुछ दिन का और वक्त देना है। तो ये 14 दिनों के लिए शुरुआती तौर पर जरूर इसको रियायत दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से मौलाना साहब अब अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले पर जवाब नहीं दे रहा है, ना सामने आ रहा है, ना अपनी मेडिकल रिपोर्ट सामने कर रहा है, तो कहीं इतना स्पष्ट है कि मौलाना साहब का जो एक सोच है वो सही नहीं है। लेकिन इसको जानबूझकर सही ठहराने की कोशिश जरूर की जा रही है मौलाना साहब के द्वारा। अब मौलाना साहब के जो वकील हैं वो लगातार एक मौलाना साहब की जो एक छवि है उसको एक बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन वो कोशिश निश्चित तौर पे वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब का जो वकील है वो लगातार एक कहीं ऑडियो रिलीज करवाता है, कहीं उसका एक मैसेज करवाता है, कभी कहता है कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं खून आपने जो है लोगों को डोनेट करें, और कभी आप उससे जुड़े हुए एक कोशिश जरूर की जा रही है कि बिल्कुल उसके इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश उसके वकीलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो सामने निकलकर नहीं आ रहा है। और लगातार खबर इस तरह की भी मिल रही है कि दिल्ली में ही है, और शायद अब जिस तरह से क्राइम ब्रांच और ईडी लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। शहनवाज भी हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच वहां पर पहुंची है तो क्या लोकल पुलिस भी उनके साथ है क्या इस वक्त? बिल्कुल नीलू, जो लोकल पुलिस है वो लगातार जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ है, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच जब शामली पहुंची तो उन्होंने पहले जो है थाने में सूचना दी, थाने में आमद कराने के बाद वहां से लोकल पुलिस भी उनके साथ जो है मौलाना साद के मकान पर पहुंची है, और लगातार जो है जांच की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। जो मौलाना साद का मकान है उसमें किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच एक बंद कमरे में जो है उनके परिजनों से, मौलाना साद के या उनके रिश्तेदारों से जो है बात कर रही है। मौलाना साद के जो फार्म हाउस है उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग अंदर थे जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो मौलाना साद है उनके बारे में अगर जानकारी की बात की जाए, उनके परिवार वालों से पूछा गया है। उनके मौलाना राशिद हैं जो चचेरे भाई लगते हैं मौलाना साद के, उन्होंने बताया कि मौलाना साद अपने पास मोबाइल नहीं रखते हैं और पिछले 1.5-2 माह से उनसे उनकी कोई बात नहीं हुई है, ना ही वो उनके संपर्क में आए हैं। लेकिन जो जिस तरीके से जो दिल्ली क्राइम ब्रांच लगातार कांधला में छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है, उससे साफ जाहिर है कि मौलाना साद की यहाँ छिपे होने की भी सूचना हो सकती है। लेकिन लगातार जो है लोकल पुलिस भी यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रख रही है। इससे पूर्व में भी जो है ड्रोन से निगरानी रखी गई थी, बातचीत की गई थी लोगों से, लेकिन मौलाना साद कहीं छिप गए हैं। जिस तरीके से ऑडियो भी वायरल कर रहे हैं, वीडियो भी अपनी वायरल कर रहे हैं, अब लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ऑडियो भी उनका जारी हो रहा है, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जमातियों से कह रहे हैं आप बाहर आए, लेकिन खुद बाहर नहीं आ रहे हैं। शंकर, अगर मोहम्मद साद की बात की जाए तो वो लगातार वीडियो ऑडियो सब जारी कर रहा है, तमाम जमातियों से भी कह रहा है कि वो बाहर आए, और सरकार भी इसको लेकर काफी सख्त है। उन जमाती जो छिपे हुए हैं, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि आप बाहर निकल के नहीं निकल रहे हैं, FIR हो रही है, लेकिन साथ पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए तो उनसे कहा गया था सरकारी हॉस्पिटल में जाए, जो कोरोना हॉस्पिटल है उसमें जांच करवाए, इसके बावजूद वो बाहर नहीं निकला है। यानी कहीं ना कहीं अब जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली की या फिर ईडी है वो पूरी तरह से अब शिकंजा कसने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 14 दिन से ज्यादा हो गए क्वारंटाइन हुए साद को। शंकर, लगता है शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको बता दें खबर एक बार फिर से शामली पहुंची है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम, और वहां पर लगातार छानबीन चल रही है, क्योंकि मोहम्मद साद का वहां पर फार्म हाउस है और इस फार्म हाउस में तमाम सबूत खंगालने की कोशिश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को। और खबर में आगे बढ़ते हैं। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है, कहा कि कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है केंद्र सरकार, हमें इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। सोनिया गांधी ने इस तरह की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा किसान मजदूरों की हालत काफी खराब है, PPE किट काम नहीं कर रही है, वो खराब है, क्वालिटी की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही हैं, हर गरीब परिवार को 7,500 देने की भी मांग की है। तो सोनिया गांधी की तरफ से CWC की बैठक में कुछ बातें रखी गई हैं और उन्होंने सीधे सीधे केंद्र पर निशाना साधा है। और कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया की लीडर्स में पीएम मोदी की टॉप रैंकिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा कि सत्य स्वयं स्पष्ट है, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है, जिस तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी को संभाल रहे हैं, भारतीयों की देखभाल कर रहे हैं और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में विश्व समुदाय की मदद कर रहे हैं। हर भारतीय सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा करता है।
और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह अध्यादेश कानून बन गया है, जो 6 महीने तक वैध रहेगा। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आरोपियों को 3 महीने से लेकर 5 साल की सजा, 50,000 से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। डॉक्टरों को आई गंभीर चोट तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है और जुर्माना 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का रखा गया है। सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। तो एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार ने कानून पास कर दिया, वहीं लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धाओं पर हमले की खबरें लगातार सामने आ रही है। भीड़ पुलिस कर्मियों को निशाना बना रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलीगढ़, रामपुर और सुल्तानपुर में पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस और डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर सख्त रुख अपना रही है। उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं, जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर रासुका और बलवा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, दोषियों की संपत्ति कुर्क करने, उनके सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली भी की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो देश भर के सरपंचों के साथ मैं संवाद करूंगा। मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही स्वामित्व योजना भी लॉन्च होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। और कोरोना योद्धा का सम्मान करने के चक्कर में शामली में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ बाहर निकलकर इंस्पेक्टर का सम्मान करने के लिए जमा हो गई और लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल उड़ाया। लगता है शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर सम्मान पाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। हालांकि आयोजक ने इससे इनकार किया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ाई गई। यहाँ और हर जगह अति उत्साह में लोग उनका स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की किसी तरीके से कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई। एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर। और कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ने के चलते पुलिस अब सख्ती से पालन करवा रही है लॉकडाउन का। पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को खूब सबक सिखाया। कहीं लोगों को मुर्गा बनाया तो कहीं पुलिस ने कई लोगों को एक दूसरे के कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। इसके अलावा कई लोगों को सजा के तौर पर सड़क पर लेटकर चलने की सजा दी। आपको बता दें कि कानपुर में 8 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 91 हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पुलिस अपील करती रहती है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। इसके बावजूद जो लोग निकल रहे हैं, अब पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ रही है और किस किस तरह से पुलिस वाले सख्ती दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1473 पहुंच गई। केजीएमयू लैब ने जारी की है आज की रिपोर्ट। आगरा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगरा में कुल 335 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। आगरा में अब तक कोरोना से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कानपुर में 8 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। लखनऊ में 2 कोरोना के नए केस मिले हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की तादाद अब 172 तक जा पहुंची है। पूरे प्रदेश में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। और आगरा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगरा में 335 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना मरीजों में 104 जमाती हैं, जबकि 30 मरीज ठीक होकर घर को लौट गए हैं। और आगरा से खबर लेते हैं। यहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज पर कोरोना वार हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स, 5 वार्ड बॉय, महिला कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। महिला कर्मी के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
स्त्री रोग विभाग ने सैनिटाइज करवाया गया है। स्त्री रोग विभाग को आगरा का श्री पारस हॉस्पिटल दोबारा सील कर दिया गया है। डीएम के ऑर्डर के बाद हॉस्पिटल के 62 कोरोना पॉजिटिव सैफई मिनी पीजीआई शिफ्ट करा दिए गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों में 104 जमाती हैं। आगरा में अब कुल तादाद कोरोना मरीजों की 335 तक जा पहुंची है। और अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 72 घंटों में यहां पर कोरोना के 6 मामले सामने आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात सर्जिकल डॉक्टर को भी कोरोना होने की संभावना है। कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव यहां पर आया है। इसके बाद कोरोना को लेकर आइसोलेशन में डॉक्टर को भेज दिया गया है। वहीं उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। डॉक्टर में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में काम करने वाले 50 डॉक्टरों की सैंपलिंग की कवायद भी शुरू कर दी है। में भी आज जानकारी मिली है कि एक सर्जिकल डॉक्टर है जिसको पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको भी आइसोलेट किया जा रहा है और उसके परिवार को भी आइसोलेट किया जा रहा है। और गाजियाबाद में लगातार बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद के एसपी सिटी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि हर बॉर्डर के हर पॉइंट पर सघन चेकिंग हो रही है और जिनके पास वैलिड पास है केवल उन्हीं को जाने की इजाजत मिल रही है। गाजियाबाद में सघन चेकिंग है। एसपी सिटी मनीष जी हैं जो लगातार ग्राउंड पर हैं। कल भी वो लगातार देर रात तक मौजूद थे। आज सुबह फिर वो 8 बजे यहाँ से मौजूद हैं। सर, लगातार आप ड्यूटी पर हैं और किस प्रकार की व्यवस्था आपकी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है? लगातार आप लोग ड्यूटी पे, स्पॉट पे हैं। देखिए, ये 2 दिनों पहले जो सीमा सील की कार्रवाई आदरणीय हमारे डीएम साहब और आदरणीय एसएसपी साहब के आदेश से सीमा सील की कार्रवाई हुई थी केसेस के आधार पे, वो सख्ती से उसका पालन कराया जा रहा है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके लिए अलग से लेन बनाई गई है। आप देख रहे हैं हमारा यूपी गेट पूर्णतः शांत है। कहीं पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो रही हो किसी को। सख्ती जरूर है, सख्ती रहेगी, यथावत सख्ती जारी रहेगी, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति को किसी भी दशा में सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, गाड़ियों में भी कुछ परिवर्तन किया गया है कि 2 लोग बैठेंगे या 3 लोग बैठेंगे जैसा पहले से नियम? नहीं, नियम तो वही है। 2 पहिया गाड़ी पे केवल 1 आदमी बैठेगा और 3 पहिया गाड़ी पे कभी-कभी 4 पहिया गाड़ियों पे कभी-कभी 3 लोग बैठे मिल जा रहे हैं, तो उनको चालान कराया जा रहा है। 4 पहिया गाड़ियों पे केवल 2 व्यक्ति के बैठने की अनुमति है। नासमझी में लोग कभी ड्राइवर की सीट के बगल बैठ जा रहे हैं, तो उनको समझाया जा रहा है, उनको नियम की जानकारी दी जा रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो हर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे निवेदन है कि जिस तरह स्थिति लगातार बदल रही है, ऐसे में अगर आप अपने घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड।